वक्त के बनाए हालात नहीं होते, वक्त के बनाए हालात नहीं होते, मंजिलें मुश्किलों के मोहताज नहीं होते। अगर सोच से ना बदली जा सकती थी दुनिया, अगर सोच से ना बदली जा सकती थी दुनिया, तो दोस्तों आज आसमान में उड़ते हवाई जहाज नहीं होते, आज आसमान में उड़ते हवाई जहाज नहीं होते। दोस्तों मैं आनंद वर्मा आप सभी का ज्ञान बाजार यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज पॉलिटी का ये दूसरा क्लास होने वाला है। पहले क्लास में हमने संविधान का निर्माण की प्रक्रिया को जाना, संविधान सभा के बारे में जाना और आज इस दूसरे क्लास में हम जानेंगे कि उसका उद्देशिका क्या है, संविधान का उद्देशिका और प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि आप भी जानते होंगे कि जो भी एनसीईआरटी का बुक है उसमें प्रस्तावना उद्देशिका देकर के वहां पे लिखा होता है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरह से लिखा हुआ है, वही हमारा क्या है, प्रस्तावना है। तो हम उसको एक बार बताना चाहेंगे। ये हमारे पास एनसीईआरटी का बुक है जिसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का संविधान और नीचे लिखा हुआ है उद्देशिका। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब क्या है, जिस समय हमारा संविधान बनाया गया था उस समय पूरे संविधान को निचोड़ बना करके एक उद्देशिका, एक प्रस्तावना पेश किया गया था और उस प्रस्तावना में इन सारे चीजों का जिक्र किया गया है जो हम इस वीडियो के तहत जानेंगे कि आखिर वो प्रस्तावना में किन बातों का वर्णन किया गया था। आज हम इसका डिटेल जानेंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं प्रस्तावना के बारे में। दोस्तों प्रस्तावना जो है वो हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यहाँ पे कंफ्यूजन दो चीज करता है कि एक तो ऑप्शन में आता है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि जो प्रस्तावना यदि पूछा जाए तो वो हमारा आंसर होगा अमेरिका, लेकिन वहीं पे पूछा जाए कि प्रस्तावना का जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया है तो वो हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, तो यहाँ से ध्यान रखेंगे प्रस्तावना के बारे में अमेरिका और भाषा के बारे में यदि बोला जाए तो वो हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अब यहाँ से हम जानते हैं थोड़ा सा कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को लेकर के आए थे। आप यदि पॉलिटी का पहला वीडियो देखेंगे तो वहां पे हमने उद्देश्य प्रस्ताव को पूरा डिटेल में जाना है। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जब उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए तो उस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने के लिए या फिर उसको स्वीकार करने के लिए बहुत सारा समय लग गया और उसको 22 जनवरी 1947 को जाकर के स्वीकार कर लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। और उसी में हमारा ये प्रस्तावना का भी कुछ अंग था और इस प्रस्तावना में हमारा हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग, और ये अंत में क्या होता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब क्या है, उन सारी चीजों को संविधान के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जैसा कि हमने अभी थोड़ा देर पहले प्रस्तावना को पढ़ करके सुनाया, तो ये क्या होता है, इसको अधिनियमित और फिर अंगीकृत और आत्मार्पित कर लिया जाता है। यहाँ से अब हम बात करते हैं कि जो प्रस्तावना है उसका 4 तत्वों में इसको बात करके हम देखेंगे इसका डिटेल। और इसमें क्या क्या होगा हमारा, एक तो होगा संविधान का स्रोत, दूसरा होगा हमारा स्वरूप और इसका प्रकृति क्या है, और तीसरा हमारे पास होगा कि हमारा प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, और यही हम चौथा बात करेंगे कि इसका लागू होने का डेट या फिर लागू होने का प्रोसेस क्या था। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहला नंबर कि संविधान का स्रोत। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि हम भारत के लोग, इसका मतलब ये है कि प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोगों के द्वारा जो भी इसमें पारित किया जाएगा, जो भी इसमें लाया जाएगा वो हम सभी भारत के लोगों के लिए होगा। और वही यहाँ पे कहा गया कि हम भारत के लोग, तो ये जितना भी स्रोत इसमें लाया गया है वो सभी भारत के लोगों के लिए ही लाया गया है, या फिर इसको कह सकते हैं कि जनता के लिए ही लाया गया है।
जो भी जनता है उसी के लिए इसको लाया गया है। तो यहाँ से हमारा ये क्लियर हो जाता है कि संविधान का स्रोत जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो भारत के लोगों के लिए ही लाया गया है। दूसरा हम बात करते हैं इसका स्वरूप क्या है और इसका प्रकृति क्या है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमारा स्वरूप में आएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसका उद्देशिका में इस वर्ड का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ क्या होता है कि हम जिस समय संविधान बन करके तैयार हो गया उसके बाद से हम आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए अपने आप हम स्वयं आंतरिक और बाह्य निर्णय ले सकते हैं। पहले क्या था, पहले ब्रिटिश के साम्राज्य के अनुसार हमें निर्णय लेना होता था, लेकिन अब हमारा क्या हो गया, ये आंतरिक और बाह्य निर्णय हम स्वयं ले सकते हैं, मतलब सरकार अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन गया। दूसरा हमारा आता है वर्ड समाजवादी। समाजवादी मतलब होता है क्या, सभी को समानता देकर चलना, जितने भी लोग हैं सभी को समानता देकर के चलना है, उसी को समाजवादी। ये भी वर्ड हमारा प्रस्तावना में वर्णन किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे पथ निरपेक्ष। पथ निरपेक्ष कहने का अर्थ है कि हमारा राज्य हमारा देश को भी कहा गया है। आप राज्य मतलब अनेक राज्य को नहीं समझेंगे। राज्य हमारा जो भी वर्णन किया गया संविधान में वो राज्य पूरे देश के लिए किया गया है। तो यहाँ पे कहेंगे कि पथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य, हमारे राज्य भारत में क्या है कि इसमें हमारा कोई भी धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है, कोई धर्म को मान्यता नहीं प्रदान किया गया है, इसीलिए इसको कहते हैं कि पथ निरपेक्ष है, कोई भी धर्म को ये महत्व नहीं देता है। उसके बाद वर्ड आता है हमारा लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है कि जनता के द्वारा चुना गया। इसमें लोकतंत्रात्मक कह सकते हैं कि लोगों के द्वारा चुना गया, और वो भी क्या होता है, वो जो शासन होता है इसमें वो लोगों के लिए ही किया गया। इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा है कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया, उसी को हम क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो वर्ड आता है वो गणराज्य या फिर गणतंत्र आता है। गणराज्य कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी शासन, जैसे दो तरह का इसमें होता है, पहले होता था राजतंत्र होता था। इसमें क्या होता था कि राजा शासन किया, उसका क्या होता बेटा, तो वो भी राजा बन गया। मतलब क्या, वहां पे वंशानुगत चलता था, वही वंश के लोग ही उसका शासन करते हुए चले जाते थे। लेकिन ये हमारा जो है भारत का संविधान में इसका वर्णन किया गया है गणतंत्र होगा। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पे वंशानुगत को खत्म कर दिया गया है, वंशानुगत नहीं हो सकता है। अर्थात क्या हुआ, कोई भी यहाँ पे चुन करके जा सकते हैं, उसका ही बेटा राजा नहीं बनेगा। जैसे आप देखे होंगे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा। और वही यहाँ पे कहा गया कि गणराज्य है, गणतंत्र है, तो यहाँ भी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसको जनता चुन करके जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये जो हमारा 5 वर्ड है, इनसे बहुत सारे तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है पथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक और पांचवा गणराज्य या गणतंत्र। यहाँ से हम देखेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और दूसरा हमारा समाजवादी, और तीसरा पथ निरपेक्ष, चौथा लोकतंत्रात्मक और पांचवा गणराज्य या फिर गणतंत्र। इन 5 वर्ड से ही घुमा फिरा करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसे याद कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरा, इसका उद्देश्य के बारे में, कि हमारा जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य क्या था। तो यहाँ से हम देखेंगे अनेक बिंदुओं पर हम बात करेंगे। पहला हमारा क्या है, न्याय। इसमें देखेंगे कि न्याय 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसमें चर्चा किया गया है कि सामाजिक न्याय क्या होगा, आर्थिक न्याय क्या होगा, और वहीं पे चर्चा किया गया है कि राजनीतिक न्याय भी क्या होगा। इन तीनों चीजों के बारे में मतलब कह सकते हैं कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय के बारे में चर्चा किया गया है, वो हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रस्तावना प्रदान करती है। वो हमारा है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 ऑप्शन दे देंगे, एक नहीं देगा, या फिर हो सकता है इसमें पूछेगा स्वतंत्रता इनमें से कौन है, और उसमें एक ऑप्शन रहेगा, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कोई एक। उसके बाद हम बात करते हैं समता। तो समता, यहाँ पे प्रस्तावना में 2 प्रकार के समता के बारे में बात किया गया है। पहला प्रतिष्ठा के लिए और दूसरा अवसर की समता।
इन 2 वर्ड के बारे में यहाँ पे विशेष चर्चा किया गया है। और लास्ट जो है इसमें बंधुता। बंधुता मतलब होता है भाईचारा बना करके रहना। जैसे भारत के सारे लोग एक दूसरे से भाईचारा बना करके रहते हैं, जैसा आपने सुना होगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, वही हमारा यहाँ पे बंधुता ये प्रदर्शित करता है कि हम सभी क्या है, आपस में भाई के समान है, एक दूसरे के भाई के समान है। तो यहाँ पे बंधुता वर्ड हमें ये निरूपित करता है। उसके बाद हम चौथा जो है इसका तत्व है, इसके बारे में हम बात करेंगे तो संविधान लागू होने की प्रक्रिया के बारे में। तो आप ये पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां पे देख लेंगे। पूरे संविधान का निर्माण की प्रक्रिया को हमने वहां पे डिटेल से जाना है कि आखिर संविधान का निर्माण का प्रक्रिया क्या है, उसका परिचय को हमने वहां पे गहराइयों से जाना है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस वीडियो से एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि संविधान जो लागू हुआ था वो हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन यहीं पे हम पीछे बताए थे कि संविधान को जो है अधिनियमित अंगीकृत किया गया था वो हमारा 26 नवंबर 1949 को किया गया था। इस समय अंगीकृत किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जब लागू किया गया वो 26 जनवरी 1949 को ही कर दिया गया। हम पिछला वीडियो में बताए थे कि जिस समय अंगीकृत किया गया था उस समय भी कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था, लेकिन अधिकतर अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, प्रस्तावना से ही रिलेटेड है। यहाँ पे एक नाम आपको याद रखना है कि एन.ए. पालकीवाला। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ देगा कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है। वहां पे आपको ऑप्शन रहेगा और उसमें से एक एन.ए. पालकीवाला भी रहेगा, तो आपका राइट आंसर होगा एन.ए. पालकीवाला। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। तो प्रस्तावना हमारा दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ये कहने वाले थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको भी याद रख लेंगे। इन्होंने कहा था कि दीर्घकालीन सपनों मतलब हमारा जो सपना है, बहुत दिनों से ये सपना था कि हमारा प्रस्तावना एक बने और हम उस प्रस्तावना के अनुसार कार्य करें। तो वही हमारा दीर्घकालीन सपनों का एक विचार है। जो हमारा विचार था वो क्या हुआ, कार्य रूप में परिणत हुआ। तो ये किसने कहा था, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा या फिर कुंजी कहा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो वो हमारा आंसर क्या होगा, प्रस्तावना होगा। लेकिन यहीं पे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो वहां पे हमारा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 को ही कहा है। भीमराव अंबेडकर यदि रहेगा तो वहां पे राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32। लेकिन वहीं पे यदि प्रस्तावना का आत्मा, ये संविधान का आत्मा यदि पूछा जाएगा तो वो प्रस्तावना होगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 32 होगा तो भीमराव अंबेडकर, या फिर नहीं होगा तो वो हमारा आत्मा के बारे में पूछा जाएगा तो वो प्रस्तावना राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो बेरूबारी संघवाद 1960 में हुआ था और इसके तहत क्या हुआ था, ये वाद होता है। तो उस वाद में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है हमारा संविधान का अंग नहीं है। इस वाद के तहत ये नाम भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। नाम याद रखना है कि बेरूबारी संघवाद 1960 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। तो वहां पे ऑप्शन आपको रहेगा कि ये प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था, नहीं माना था, या फिर और ऑप्शन दे देगा तो वहां पे आपका क्या होगा, प्रस्तावना को संविधान का अंग इन्होंने नहीं माना था। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि जब इन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सीधा सीधा कि प्रस्तावना जो हमारा है वो संविधान का अंग नहीं है, अतः क्या होगा, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा संविधान का अंग है ही नहीं, तो हम परिवर्तन क्यों करें। इसीलिए क्या हो गया, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में दिया। लेकिन देखते ही देखते क्या होता है, जब केशवानंद भारती केरल राज्य जाता है 1973 में, उसके अनुसार से सुप्रीम कोर्ट ने ही क्या कहता है कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। अब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लेता है और जब अंग मान लिया तो उसके बाद क्या होगा, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन
इसमें बेरूवारी संघवाद में 1960 में नहीं माना था। वहीं जाकर के केशवानंद भारती केरल राज्य में 1973 के अनुसार इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया। तो उसके अनुसार क्या होगा, प्रस्तावना में अब परिवर्तन कर सकता है। और यही नियम को पारित करते हुए यहाँ पे देखेंगे कि 42वां संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और उसी के तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में सबसे पहले या फिर फर्स्ट टाइम कब संशोधन किया गया, तो वो 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। और इस संविधान संशोधन के तहत 3 वर्ड को जोड़ा गया जो समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता था। इन तीनों वर्ड को वही संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। और इस तरह से जाकर के हमारा पूर्ण रूप से प्रस्तावना तैयार हो गया। और उसके बाद से आज तक प्रस्तावना में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ पे एक चीज और जान लेंगे कि हमारा ये प्रस्तावना में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का इस्तेमाल कितने बार किया गया है, तो याद रखेंगे मात्र 2 बार भारत शब्द का उपयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। और वो कहाँ, आप जानते होंगे कि हम भारत के लोग, तो यहाँ पे भारत आया, भारत को तो 2 ही बार, हम भारत के लोग भारत को तो यहाँ से देखिए एक भारत यहाँ आया, एक भारत आया यहाँ आया, बस प्रस्तावना में 2 ही बार भारत का इस्तेमाल किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप ये ध्यान रखेंगे। और इस तरह से हमारा प्रस्तावना खत्म हो जाता है। यहाँ से आपका जितना भी मैंने बता दिया है इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। दोस्तों अब हम अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि इसका भाग क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका जो है अनुसूची के बारे में और फिर अनुच्छेद के बारे में जानेंगे और फिर डिटेल हमारा पॉलिटी का क्लास आते रहेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि और से अधिक लोग जुड़ सके और इस वीडियो का फायदा ले सके। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।